हेलो नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज से हम आपकी कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं एक फेमस कोट से। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। यानी कि जो बच्चे अभी से अपना टारगेट सेट कर चुके हैं कि हमें सीईटी का एग्जाम क्लियर करना है, तो अब की बार बहुत अच्छा चांस आप लोगों के पास है। और कंप्यूटर भी इस क्लास कि इस पेपर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई योर एग्जाम। तो हम आज से क्लासेस आपकी स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए बैच जो रहेगा एचएससीसीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसी क्लासेस को हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जिसने बच्चे ने पहले भी नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए भी कंप्यूटर आसान होने वाला है। यानी कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके बाद में कितनी जनरेशन कंप्यूटर में आई, किस तरीके से हम कैसे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर और कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, particularly used for technical or technical and educational research। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। यानी कि कई बार क्या होता है कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में आता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो क्या होती है, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म होती है। उसके बाद में देखो बेसिक में हम क्या पढ़ेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर बेसिक में आपने पढ़ा होगा पहले तो आपको सुनने में आया होगा कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है। आई का मतलब होता है इनपुट, पी का मतलब होता है प्रोसेस या प्रोसेसिंग, एंड ओ का मतलब होता है आउटपुट। यानी कि ऐसा डिवाइस जो इनपुट लेता है उसको प्रोसेस करेगा एंड रिजल्ट्स आपके सामने शो करता है, वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो कंप्लीटली आपको आईपीओ साइकिल पे ही काम करना है। आईपीओ अगर आपको पार्ट समझ में आ गया तो कंप्यूटर की पूरी वर्किंग भी आपको समझ में आ जाएगी। आप कह सकते हैं पहले क्या होगा, इनपुट होगा। एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम कहें तो कहें क्या बोलेंगे इसको, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, जो क्या करता है, विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स रिजल्ट्स या गिव्स आउटपुट। ऐसा डिवाइस जो इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा एंड देन विल गिव रिजल्ट्स। या और थोड़ा डीपली अगर हम इसको स्टडी करें तो कंप्यूटर क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग जो लैंग्वेज यूज करता है उस लैंग्वेज को क्या करता है, एज ए इनपुट लेता है। बट कंप्यूटर सिस्टम ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर को अल्फाबेट या इंग्लिश लाइक कोड अंडरस्टेबल नहीं है। वो क्या समझता है, केवल 0 and 1 को अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो यूजर इनपुट करता है वो किस फॉर्म में करता है, वो अपनी लैंग्वेज में या तो इंग्लिश लैंग्वेज में या कुछ अदर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में क्या करता है, इनपुट इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको अपनी लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। या प्रोसेसिंग का पार्ट कंप्लीटली क्या होता है, इंटरनली होता है। इंटरनली होने के बाद में फिर क्या पार्ट क्लियर होगा, यानी कि वो रिजल्ट्स जो कंप्यूटर क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा, वो अपनी ही लैंग्वेज में उनके पास रहेंगे। लेकिन जैसे वो रिजल्ट्स कंप्यूटर स्क्रीन पे आएंगे तो क्या होगा, वो दोबारा से वो कन्वर्ट होकर यूजर रीडेबल फॉर्म में ही आउटपुट में डिस्प्ले होता है। तो ये पूरा पार्ट क्या होता है, कंप्यूटर वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट आपका रहेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली आईपीओ साइकिल पे ही वर्क करेगा। पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद में क्या आएगा, रिजल्ट हमारे सामने आता है। वही क्या कहलाता है, हमारा कंप्यूटर कहलाता है। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देखिए। जैसे सबसे मेन जो इसमें कंपोनेंट होता है दैट इज सीपीयू। और यहां पे कौन सा डिवाइस होगा हमारे पास,
इनपुट डिवाइस, यानी कि यहां से हम इनपुट करेंगे और यहां पे हमें क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है। यहां क्या हम अटैच करेंगे, यहां पर होगी मेमोरी। ये कंप्यूटर का क्या हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास बेसिकली 4 डिवाइस होते हैं। एक हमारे पास इनपुट डिवाइस हो गया, वन इज आउटपुट डिवाइस, ये आपका प्रोसेसिंग डिवाइस रहेगा, और लास्ट फाइनली कौन सा आपके पास स्टोरेज डिवाइस। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में हम 4 डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, इनपुट प्रोवाइड करेंगे। सपोज हमें 4+2 करना है, तो क्या करेगा यूजर, क्या करेगा इनपुट डिवाइस का यूज करेगा, यानी कीबोर्ड का यूज करेगा। पहला इंस्ट्रक्शन उसने 4 इनपुट किया, सेकेंड इंस्ट्रक्शन उसने 2 इनपुट किया। सीपीयू के इनसाइड हमारे पास एक यूनिट होती है, दैट इज एएलयू, और वहां पे क्या होता है, जितने भी आपके कैलकुलेशन से रिलेटेड काम है, जितने भी कैलकुलेशन वाले काम, यानी कि गणना करने के काम जो होते हैं, जितना भी कैलकुलेशन करने का, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम होंगे, वो सारे के सारे जो वर्क होंगे वो एएलयू आपके लिए कंप्लीट करेगी। तो आप कह सकते हैं आपने 4 एंड 2 इनपुट में यहां प्रोवाइड किया, 4+2 यहां हुआ। अब रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास, 6 आना चाहिए। ये 6 यहां पर आउटपुट में आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, पहले हमने इनपुट प्रोवाइड किया, सीपीयू के इनसाइड एएलयू है, एएलयू ने आपके लिए एडिशन वाला यानी कि एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद में रिजल्ट्स हमारे सामने आए, और लास्ट फाइनली आपको लगता है कि ये पार्ट, ये जो रिजल्ट्स हमारे सामने आया कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या यू वांट टू स्टोर दिस डेटा, तो आप क्या करेंगे, स्टोरेज में यहां आकर के 6 को किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवा देंगे। ये आपके पास पार्ट रहेगा। तो कंप्यूटर सिस्टम में यही आपकी वर्किंग रहेगी, किस तरीके से हम इनपुट करेंगे, कैसे हमारी प्रोसेसिंग होगी, कैसे रिजल्ट्स आएंगे, और कैसे हमें स्टोर करवाना है। लेकिन यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन इज दैट इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है, देखो कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास 4 डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, वन इज प्रोसेसिंग डिवाइस, थर्ड वन इज आउटपुट डिवाइस, एंड फोर्थ वन इज स्टोरेज डिवाइस। अब इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो नेसेसरी नहीं होता है, विच वन इज नॉट नेसेसरी डिवाइस ओवर हियर। यानी कि इनपुट हमारे लिए कंपलसरी है कि इनपुट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग भी इंटरनली होगी, रिजल्ट्स भी आपके पास आएंगे, लेकिन इनमें से स्टोरेज डिवाइस ऐसा डिवाइस है जो कंपलसरी नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, क्योंकि हमने अगर इनपुट प्रोवाइड किया है, रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं, वो रिजल्ट्स हमारे लिए अगर इन फ्यूचर में यूजेबल हैं, इन फ्यूचर में हमें उन रिजल्ट्स की दोबारा से रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको स्टोर करवाएंगे, अदरवाइज हम वहीं उसको इग्नोर कर देंगे, हम दूसरे इंस्ट्रक्शन को क्या करवाएंगे, प्रोसेस करवाएंगे, रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे। इस तरीके से हम काम करेंगे। आप कह सकते हैं कि स्टोरेज डिवाइस होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, जो हमारे लिए जरूरी इंस्ट्रक्शन होता है, जरूरी आउटपुट होता है, केवल उसको हम स्टोर करवाएंगे, बाकी को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये आपके सामने रहेंगे। अब उसके बाद में देखो, सीपीयू के इनसाइड हमारे पास एक और यूनिट है, दैट इज सीयू, कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोलिंग का काम करती है। किसको कंट्रोल करेगी, एएलयू जो ऑपरेशन अपने परफॉर्म करती है, उसके बीच में कोई किसी भी टाइप का इंटरप्ट ना आए, वो अपना काम करती रहे, वो अपनी प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट करते रहेगी। उस ऑपरेशन, मान लीजिए वो एडिशन कर रही है, तो एडिशन के टाइम पे कोई दूसरी प्रोसेस आकर के, दूसरा कोई ऑपरेशन वहां पे ना हो, वो अपना काम कंप्लीटली सिंक्रोनाइजेशन वे में करती रहे, उस पर कोई डिस्टर्बेंस वाला पार्ट ना आए, तो ये आपका रहेगा। यानी कि अब क्वेश्चन पेपर में जैसे आपके पास भाई इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, कि इनपुट हम किन किन डिवाइस प्रोवाइड करवाएंगे, तो ये स्टडी करते हैं। देखिए, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, यानी कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो इनपुट देने के लिए हम यूज करते हैं, टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, वो डिवाइस जो कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। कौन कौन से डिवाइस होते हैं हमारे पास, मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, ओएमआर,
VCR, MICR, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, लाइट पेन एक्सेट्रा। ये हमारे पास कुछ मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। अगर आपसे मोस्ट कॉमनली यूज पूछा जाता है तो आपके पास कीबोर्ड एंड माउस होते हैं। यानी कि कीबोर्ड सबसे पहले हमने यूज किया, तो भाई कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, डेटा इनपुट करवाते हैं। यानी कि पूछ लिया जाए भाई कीबोर्ड क्या होता है, तो कीबोर्ड क्या होता है, तो डेटा फीड करने के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हमें राइट करना है तो हमें राइटिंग वर्क के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास कीबोर्ड होना चाहिए। वहीं से हम क्या करेंगे, टाइपिंग का वर्क करेंगे। वही डेटा आपका MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में जहां भी आप कुछ राइटिंग वर्क करना चाहते हो, आप कीबोर्ड के थ्रू ही क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो आपका कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड का कौन सा डिवाइस होगा हमारे पास, एक इनपुट डिवाइस होगा जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को इनपुट करने का काम करेंगे। माउस भी हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस है, और प्लस पॉइंटिंग डिवाइस भी है। देखो यहां पर हमारे पास कुछ इनपुट भी है, प्लस में पॉइंटिंग डिवाइस भी उन्हें कहा जाता है। जैसे माउस को भी पॉइंटिंग डिवाइस हम बोलते हैं, ट्रैकबॉल को भी हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं, प्लस हमारे पास लाइट पेन है, इसको भी हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। यानी कि स्क्रीन पे हमें किसी फोल्डर या फाइल को पॉइंट आउट करने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम जिन डिवाइस का जो यूज करते हैं उनको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। यानी कि ये अपने आप में इनपुट डिवाइस भी है प्लस पॉइंटिंग डिवाइस भी है। कई बार क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, तो पॉइंटिंग डिवाइस हमारे पास माउस हो गया, सेकंड वन इज ट्रैकबॉल भी हो गया, और यहां पर हमारे पास लाइट पेन भी हो गया। ये तीनों के तीनों डिवाइस कौन से होते हैं, हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है। अब इसको पॉइंटिंग माउस को हमने क्यों बोला, क्योंकि एक स्क्रीन पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे हमारे पास 50 और 100 फोल्डर्स अगर अवेलेबल हैं, उनमें से मैं किसी एक फोल्डर को सेलेक्ट करता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं उन 50 फोल्डर में से किसी एक फोल्डर को पॉइंट आउट कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया हमारे पास, पॉइंटिंग डिवाइस हो गया। अब इनपुट क्यों बोल रहे भाई, इनपुट तो हमने क्या किया, उस पर क्लिक किया तभी तो इनपुट हुआ, तभी वो फोल्डर आपके सामने क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। ये आपका माउस होता है। यानी कि माउस में हमारे पास 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, और मिडल में हमारे पास एक सेंटर में भी होता है एक बटन। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई लेफ्ट बटन होता है वो सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, किसी भी फोल्डर को हम सेलेक्ट करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं वो सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपने डबल क्लिक किया तो वो फाइल ओपन हो जाती है, या फिर आप चाहते हैं कि मेनू ऑप्शंस में जाकर ओपन करें तो आप राइट क्लिक करें, उसके बाद में आप ओपन या रीनेम, बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल होते हैं, आप उसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन होता है। और जो मिडल बटन होता है उसका हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करने के लिए। ये आपका माउस का प्रॉपर वर्क रहता है। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। देखो इनपुट की कैटेगरी में हमने रखा है, सारे के सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। स्कैनर का काम क्या होता है, किसी भी हार्ड कॉपी को, किसी भी हार्ड कॉपी को अगर हमें सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, यानी कि हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। जैसे आपके पास आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं एंड यू वांट टू सेव ऑल डॉक्यूमेंट्स इन योर कंप्यूटर सिस्टम, तो हम क्या करते हैं, एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, स्कैनिंग वर्क करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को आप स्कैनर पे रखते हैं और वो डॉक्यूमेंट स्कैन होकर के आप चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर सिस्टम में से मैं सेव कर लूं, ताकि इन फ्यूचर में अगर मुझे कहीं कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो तो मैं डायरेक्टली वहां से कंप्यूटर सिस्टम से उस फाइल को उठाऊं और वहां से अपलोड करके उसको ट्रांसफर कर दूं या सेंड कर दूं। ये पार्ट आप कर सकते हैं, यानी कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी, वो कौन सा डिवाइस होता है, स्कैनर होता है। उसके बाद में आते हैं ट्रैकबॉल क्या होता है। देखो ट्रैकबॉल एंड माउस दोनों ही हम इनपुट के लिए यूज करते हैं, यानी कि ट्रैकबॉल जहां माउस यूज होता है वहां ट्रैकबॉल भी हम यूज कर सकते हैं। यानी कि फंक्शनिंग ऑफ ट्रैकबॉल इज सेम एज ऑफ माउस। जैसे माउस की वर्किंग होती है वैसे ट्रैकबॉल की वर्किंग होती है। ट्रैकबॉल भी इनपुट के लिए हम यूज करते हैं, वही आपका सिलेक्शन का काम होता है, किसी फोल्डर को सिलेक्ट करना है हम ट्रैकबॉल से करते हैं, और किसी भी फाइल को ओपन करना है हम ट्रैकबॉल से कर सकते हैं। लेकिन ओनली डिफरेंस बिटवीन माउस एंड ट्रैकबॉल इज दैट माउस क्या होता है, अपनी एक पोजीशन पे फिक्स नहीं होता है। माउस को हमें क्या करना होता है, जब भी आपको कर्सर स्क्रीन पे मूव करना होता है तो आप माउस को सरफेस पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ ट्रैकबॉल ये एक पोजीशन पे क्या होता है, फिक्स होता है, और यहां पे जो कर्सर की मूवमेंट होती है वो एक मिडल में, सेंटर में यहां पे क्या होती है, बॉल होती है, उस बॉल के मूवमेंट पे क्या होता है, आपका कर्सर स्क्रीन पे मूव करता है। तो डिफरेंस क्या होगा दोनों में, कि माउस में जब कर्सर का मूवमेंट हमें करवाना है तो हम क्या करते हैं, सरफेस पे उस माउस को क्या करते हैं,
मूव करवाते हैं, लेकिन ट्रैक बॉल एक पोजीशन पे फिक्स होता है, ये मूव नहीं करवाया जाता। यहां पे जो कर्सर की मूवमेंट होगी वो इसके मिडल में जो बॉल होती है उसी पे डिपेंड करता है, बॉल का मूवमेंट होगा, कर्सर भी स्क्रीन पे मूव करेगा। इस तरीके से आपका ये ट्रैक बॉल वर्क करता है। यानी कि आप कह सकते हैं माउस का अल्टरनेट होता है ट्रैक बॉल, जैसा माउस का वर्किंग वैसे ट्रैक बॉल का वर्किंग, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया यहां पर। जॉयस्टिक क्या होते हैं? जॉयस्टिक भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होता है। ये सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्लेइंग गेम्स में, जब आपको गेम प्ले करना हो, प्लेइंग गेम्स में जब कंप्यूटर सिस्टम पे आपको कोई वीडियो गेम प्ले करना है या कोई एसडी गेम आपको प्ले करना है, उस गेम में जिस इनपुट डिवाइस का आप यूज करते हो कौन सा होता है? जॉयस्टिक होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि भाई प्लेइंग गेम्स में हम कौन से इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, तो कौन सा होता है? जॉयस्टिक होता है। उसके बाद में आते हैं OMR क्या होता है, व्हाट इज OMR? तो सबसे पहले OMR की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, जितने भी आपके HSSC के एग्जाम्स होते हैं, ऑल एग्जाम्स का जो प्रॉपर पैटर्न रहता है वो OMR सीट पे ही रहता है। आप OMR सीट को फिल करके आते हैं, यानी कि वो तो क्या हो गया, आपके पास एक OMR सीट होगी, लेकिन उस OMR सीट को चेक करने के लिए जो HSSC बोर्ड उस पेपर को चेक करने के लिए डिवाइस यूज करता है वो कौन सा होता है? OMR डिवाइस होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसमें प्रॉपर वर्किंग कैसे होगी? जैसे आपका पेपर कंप्लीट हुआ उसके बाद में जो ओरिजिनल आंसर कीज होती हैं, जो हर क्वेश्चन की आपकी एक ओरिजिनल आंसर की होगी, उसको क्या किया जाएगा? एक सीट पे फिल किया जाएगा, OMR डिवाइस में उस सीट को स्कैन किया जाएगा, और उस स्कैन करने के बाद में जो आपका एग्जाम हुआ उस कॉपी के साथ में, उस ओरिजिनल सीट के साथ में उसकी क्या होगी? मैपिंग होगी, मैचिंग होगी। जितने क्वेश्चंस वहां पे मैच होते हैं वही आपका स्कोर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है कि भाई मान लीजिए स्टूडेंट ने 75 स्कोर किया, इसका मतलब ये है ओरिजिनल सीट के साथ में आपकी सीट का जब कंपैरिजन हुआ उसमें से 75 क्वेश्चंस क्या है आपके मैच कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? पूरा प्रोसेस क्या हो गया आपका? OMR डिवाइस के थ्रू चेक हो गया। क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इस अगर मैनुअली चेक करने लगे सीट को तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपका रिजल्ट्स बहुत लेट हो जाएंगे। और ये डिवाइस जो आपके पास होगा OMR डिवाइस, ये बहुत 1 मिनट में 10-20 सीट 10-20 सीट्स अगर चेक कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका काम कितना फास्ट हो जाएगा, रिजल्ट्स आपके जल्दी आएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? OMR डिवाइस का यूज करते हैं। फिर आता है BCR। BCR क्या होता है? बार कोड रीडर। बार कोड रीडर होता है, यानी कि ये तो आप बिल्कुल आप कह सकते हैं कि डे बाय डे लाइफ में आप लोग जब भी मार्केट में जाते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, सुपर मार्केट, बिग बास्केट में जाते हैं, तो वहां पे आप जितने प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके बाद में जब आप काउंटर पे जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा जो सेल्स पर्सन होता है उसके पास क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो क्या करता है? बिल्कुल फास्टली वर्क करके प्रोडक्ट का जो बार कोड होता है या QR कोड होता है उसको फटाफट क्या करता है? वो स्कैन करता है, और स्कैन करने के बाद में जितना भी उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है, लाइक प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसका प्रोडक्ट नंबर क्या है, उसका प्राइस क्या है, जो भी डिस्काउंट होता है वहां पे अप्लाई होता है, और एक एंटर की प्रेस करता है, आपके सामने एक पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है, आप फटाफट वहां पेमेंट करके वहां से चले जाते हैं। यानी कि आपका काम बिल्कुल फास्ट हो जाता है। अगर वो मैनुअली वही काम करने लग जाए कंप्यूटर सिस्टम पे तो एक कस्टमर पे 10 से 15 मिनट वहां पे क्या होंगे? वेस्ट होंगी। और आज का टाइम ऐसा है जहां पे जितने भी कस्टमर हैं उनको फास्ट सर्विस चाहिए कि वो लोग क्या करना चाहते हैं? वहां वेट नहीं करना चाहते। इसलिए क्या किया उन लोगों ने? बारकोड रीडर का यूज करना शुरू किया ताकि उनका काम क्या हो जाए? फास्ट हो जाए। तो ये आपका BCR डिवाइस होगा। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। डायरेक्टली क्या होगा? या तो फुल फॉर्म पूछेगा आपसे कि MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। कई बार क्या होता है MICR में पूछेगा MICR में आई का मतलब क्या है, तो आप बता देंगे इंक होता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ये कहां यूज होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहां यूज होता है? तो ये बैंक्स में यूज होता है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में, बैंक में यूज होता है टू प्रोसेस चेक्स। जब चेक की पेमेंट होती है, क्योंकि बैंक के पास डे बाय डे बहुत सारे चेक आ रहे होते हैं और उन चेक को पर डे क्या करना होता है? प्रोसेस करना होता है। अगर वो काम बैंक वाले प्रोसेसिंग करना चाहें, वो भी मैनुअली करना चाहें, तो वो काम क्या हो जाएगा? बहुत डिले हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं? जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यूज करेंगे, तो हर चेक के चेक नंबर को रीड करने के लिए जो डिवाइस बैंक वाले यूज करते हैं वो होता है MICR। यानी कि जो चेक नंबर लिखा जाता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है, और उस चेक नंबर को रीड करने के लिए जो बैंकिंग सिस्टम यूज करता है वो क्या यूज करता है? MICR यूज करता है। इसका बेनिफिट क्या होगा? चेक के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी उनको मैनुअली एंटर करने की जरूरत नहीं होगी, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी? वहां पे इनपुट हो जाएगी। जैसे चेक नंबर क्या है,
अकाउंट नंबर क्या है या आईएफएससी कोड क्या है, ऑल डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो जाती है, फिल हो जाती है, वो मैनुअली एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए क्या यूज करते हैं हम, MICR यूज करते हैं। माइक्रोफोन क्या होते हैं, माइक्रोफोन भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है टू इनपुट साउंड, इनपुट साउंड या वॉइस। जब भी आप माइक का यूज करते हैं, जैसे आप ऑन स्टेज बोलते हैं, तो आपकी वॉइस इनपुट कहां से होती है, आप क्या यूज करते हैं, माइक्रोफोन का यूज करते हैं। जैसे मोबाइल फोन का कम्युनिकेशन होता है, तो मोबाइल फोन में हम क्या करते हैं, जब आप बोलते हैं, आपने हेलो बोला, तो आपका जो हेलो वर्ड है वो किसके थ्रू गया है, माइक्रोफोन के थ्रू गया, और सामने वाला जो यूजर आपसे बात कर रहा है उसके स्पीकर पे सुनाई दिया, और जैसे उसने रिप्लाई किया हाय, या फिर कोई भी आपका रिप्लाई हो सकता है, उस रिप्लाई का भी जो आंसर आया वहां उस डिवाइस के माइक्रोफोन से होते हुए आपके स्पीकर पे सुनाई दिया। यानी कि माइक्रोफोन डिवाइस कौन सा हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा, जो साउंड को एज ए इनपुट लेने का वर्क करता है, वही कौन सा होता है, माइक्रोफोन होता है। फिर आता है टच स्क्रीन, क्या होता है, व्हाट इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन देखो, टच स्क्रीन हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है प्लस आउटपुट डिवाइस भी होता है। अगर मैं कहूं कि इनमें से कोई एक्सेप्शनल केस हमारे पास है तो वो टच स्क्रीन है, लेकिन हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे भाई, पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इनपुट डिवाइस को देंगे, क्योंकि जब आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आ गया कि भाई टच स्क्रीन इज विच टाइप ऑफ डिवाइस, ऑप्शन में आया फर्स्ट इज इनपुट डिवाइस, सेकंड इज आउटपुट डिवाइस, थर्ड वन इज बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस। तो आपको बोथ ए एंड बी को सेलेक्ट करना है, और इन केस अगर बोथ ए एंड बी नहीं आया, सपोज करो ऐसे आ गया कि पहला ऑप्शन क्या हमारे पास, इनपुट डिवाइस, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है आउटपुट डिवाइस, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है प्रोसेसिंग डिवाइस, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ दिस, तो हम उस केस में इनपुट डिवाइस को ही चेक करेंगे, इसलिए हमने इसको इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में शो किया है। बट ये एक्सेप्शन होगा, अगर ऑप्शन में बोथ ए एंड बी आ गया तो आपको इनपुट एज वेल एज आउटपुट को चेक करना है, ठीक है। तो ये आपका यहां पे रहेगा पार्ट। लाइट स्क्रीन भी क्या होता है, आपका इनपुट डिवाइस होता है। एक तरीके से लाइट स्क्रीन क्या करते हैं, देखो आपने क्रिकेट गेम देखा होगा, क्रिकेट गेम में जब ऑन स्क्रीन ड्राइंग करनी होती है कि भाई इस बैट्समैन ने इतने रन यहां इस एरिया में कंप्लीट किया, तो वो ड्राइंग फटाफट होती है कि भाई यहाँ 4 इस साइड चला गया, या बॉल का जो मोमेंट होता है उसको ड्रॉ करने के लिए फटाफट क्या होती है, बहुत सारी लाइन स्क्रीन पे ड्रॉ होती हैं। तो वहां जो डिवाइस हम यूज करते हैं, उसका यूज करते हैं, वो हमारे पास लाइट पेन होता है, यानी कि एज ए इनपुट करने का ही हम वर्क करते हैं। तो ये आपके सामने क्या थे, इनपुट डिवाइस थे कंप्लीटली। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, बहुत एक एक टॉपिक को हमने वे में डिस्कस किया है। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसिंग डिवाइस। देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस हमारे पास कौन सा है, दैट इज सीपीयू। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितना भी प्रोसेसिंग का वर्क होगा वो सीपीयू ही आपके लिए कंप्लीट करेगा, ठीक है। आप कह सकते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आप पर्सनल कंप्यूटर लेकर के आते हैं, उसमें सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है वो सीपीयू ही होता है। पूरा कंप्लीटली वर्क इसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरा, आप सीपीयू के इनसाइड ही मदरबोर्ड होता है, उसी पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, प्रोसेसर भी मदरबोर्ड पे लगा होता है, रैम भी वही होती है, यानी कि पूरा का पूरा मेन फंक्शनिंग ब्लॉक जो आपके पास है वो सीपीयू है, यानी कि मैन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसर, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसर भी यही होता है, मैन फंक्शनिंग ब्लॉक कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका सीपीयू रहेगा। सीधा सा आंसर आएगा कि भाई इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो आप डायरेक्टली चेक करेंगे कि हाँ सीपीयू क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस होता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसी के इनसाइड हमारे पास एक यूनिट होती है, वो मैंने पहले भी बताया आपको कि एएलयू होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यानी कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो भी जितने भी ऑपरेशंस हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, उनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल यूनिट होती है कंप्यूटर सिस्टम में वो कौन सी होती है, एएलयू होती है।
ठीक है, जैसे आपको 2+2 भी करना है तो 2 जो आपने इनपुट दिया प्लस ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो ALU ही आपके लिए परफॉर्म करेगी। उसके बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे इनकी प्रोसेसिंग का वर्क CPU में ही होगा, तो 4 जो रिजल्ट आएगा वो ऑन स्क्रीन यानी कि आउटपुट में आपके सामने शो होता है। लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एंड और नॉट, एंड और नॉट, क्योंकि दो कंडीशन के बीच में अगर हम एंड लगाते हैं तो क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। और में हमारे पास चॉइस है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी अगर और आता है तो हमें पता होता है कि भाई और का मतलब क्या है, कि हमारे पास चॉइस है तो हम अपवर्ड वाला पार्ट करें या फिर डाउनवर्ड वाला पार्ट करें, यानी कि ऐसे चॉइस वाले लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ALU का यूज करते हैं। तो ये ALU रहेगा। ठीक है, CU मैंने बताया कंट्रोल यूनिट होती है जो ALU को कंट्रोल करने का काम करती है, पूरा कंट्रोलिंग वर्क का काम, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड का काम, सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप कह सकते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करती है, कैसे करेगी, कंट्रोल सिग्नल्स, जैसे CPU को रीड करना है तो ये रीड का सिग्नल जनरेट करेगी, राइट करना है तो राइट का सिग्नल जनरेट करेगी, यानी कि CPU को कंप्लीटली सिंक्रोनाइजेशन का काम प्रोवाइड करेगी, सिंक्रोनाइज वे में अपना काम करता रहे CPU, उसके लिए एज ए सिक्योरिटी का वर्क करेगी। वो कौन सी होती है, कंट्रोल यूनिट होती है। तो ये पार्ट आपका प्रोसेसिंग डिवाइस का था। अगला हमारे पास है आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। देखो कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस क्या होता है, टू गिव आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट प्रोवाइड करने के काम आता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है, टू शो आउटपुट। कौन कौन से आउटपुट डिवाइस हमारे पास होते हैं, वन इज मॉनिटर, सेकेंड वन इज प्रिंटर, थर्ड इज प्लॉटर, फोर्थ इज स्पीकर। ये कुछ हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है। देखो मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है जो हम किस लिए यूज करते हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए, स्क्रीन पे शो करवाने के लिए। जब भी आपके सामने कोई रिजल्ट आता है, चाहे आपके पास कोई ग्राफिकल इमेज हो, कोई वीडियो फाइल हो, उसको कहाँ शो करते हैं आप, स्क्रीन पे डिस्प्ले होकर के, LED स्क्रीन है, LCD स्क्रीन है या कोई मॉनिटर स्क्रीन है, वहां पे आप क्या करते हैं, उस आउटपुट को शो करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। वो क्या होता है, हमारे पास आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि आप कह सकते हैं टू डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कोई ग्राफिकल इमेज हो या फिर कोई वीडियो फाइल हो, उसको कहां शो करते हैं हम, मॉनिटर पे शो करते हैं। तो मॉनिटर क्या हो जाएगा, हमारा एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर भी क्या होगा, एक आउटपुट डिवाइस होगा। देखो प्रिंटर को क्या बोलेंगे हम, आउटपुट डिवाइस होगा, जिसका काम क्या होगा, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना, यानी कि ऐसी फाइल जो कंप्यूटर सिस्टम में रखी हुई है उसको आप एज ए हार्ड कॉपी यानी कि ऑन पेज प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो किससे करते हैं हम, प्रिंटर से करते हैं। यानी कि कोई आपके पास जैसे कोई डॉक्यूमेंट है जो कंप्यूटर सिस्टम में सेव है, आप उसको एज ए आउटपुट में चाहते हैं, उसको प्रिंट करके अपने पास रखना चाहते हैं एज ए हार्ड कॉपी, तो हम किसका यूज करेंगे, प्रिंटर का यूज करें। तो प्रिंटर क्या हो जाएगा, हमारा एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इसके बारे में फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। इनमें कुछ टाइप्स भी होते हैं भाई, प्रिंटर में भी चैन प्रिंटर होता है, कुछ और भी प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होता है, डेजिबल प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, तो उनकी फंक्शनिंग बाद में हम डिस्कस करेंगे। वैसे प्रिंटर का काम क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर भी हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि ये लार्ज साइज के डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करता है। आप कह सकते हैं लार्ज डॉक्यूमेंट्स, लार्ज फाइल्स को प्रिंट करता है। जैसे वो कैसे हो सकते हैं, कोई फ्लेक्स बोर्ड हो, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे फ्लेक्स बोर्ड लगे होते हैं, तो फ्लेक्स बोर्ड प्रिंटिंग में, बैनर्स वगैरह में बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, इनको अगर हमें प्रिंट करना है तो हम किसका यूज करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं, वो भी HD क्वालिटी के साथ, हाई डेफिनेशन क्वालिटी के साथ, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ अगर आपको प्रिंटिंग करनी है और डॉक्यूमेंट्स साइज में बड़े हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के जैसे आपके पास फ्लेक्स बोर्ड होगा, बैनर्स होंगे, पोस्टर्स होंगे, इन टाइप के डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप प्लॉटर का यूज करेंगे, ना कि प्रिंटर का यूज करेंगे। प्रिंटर स्मॉल साइज के डॉक्यूमेंट्स लाइक आपके पास प्रिंटेड एक क्या होता है, पेज होता है, जो A4 साइज का पेपर होता है, उसको अगर आपको प्रिंट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, प्रिंटर का यूज करेंगे। और फर्दर के लिए अगर डॉक्यूमेंट साइज में बड़े जैसे फ्लेक्स बोर्ड प्रिंट करना है, बैनर्स प्रिंट करने हैं और आपको पोस्टर्स प्रिंट करने, तो आप किसका यूज करेंगे, प्लॉटर का यूज करेंगे। स्पीकर क्या होते हैं, स्पीकर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि जो आपने
वॉइस को एज ए इनपुट प्रोवाइड किया था किससे, माइक्रोफोन से, वो वॉइस आउटपुट में कहां कैसे डिस्प्ले होती है, यानी कि आउटपुट में कैसे आती है, प्रोड्यूस होती है, वो किससे होगी, स्पीकर से होगी। आप कह सकते हैं टू प्रोड्यूस साउंड, जो आपने एज ए इनपुट माइक्रोफोन से साउंड को इनपुट में प्रोवाइड किया था, वो आउटपुट में कहां से आएगा, स्पीकर से आएगा। यानी कि जो बोला आपने वो स्पीकर पे सुनाई देता है, उस पे तो स्पीकर क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो ये हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में स्टडी यहां पे किया। लास्ट हमारे पास बचा है वो है स्टोरेज डिवाइस, यानी कि बेसिक क्लास में हमारे पास स्टोरेज डिवाइस यहां पे क्या होगा, 4 डिवाइस हम लोगों ने स्टडी किया, 3 ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, 4th हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। 3 डिवाइस कौन कौन से थे, एक हमारे पास इनपुट डिवाइस था, एक हमारे पास आउटपुट डिवाइस था, एक प्रोसेसिंग डिवाइस था, और फाइनली कौन सा हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज के लिए मैंने पहले बताया आपको कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, नेसेसरी नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आए या जो रिजल्ट्स हमारे पास आए ये हमारी फ्यूचर यूज में हम यूज में लेंगे तो हम उसको स्टोर करवाएंगे, अदरवाइज हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो कौन सा डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। स्टोरेज का मतलब क्या होता है भाई, मेमोरी वाला पार्ट हमारे पास रहेगा, यानी कि टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, मेमोरी का यूज करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास बेसिकली 2 टाइप की मेमोरी होती है, वन इज प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड इज सेकेंडरी मेमोरी। ये 2 टाइप के कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी होती है। देखो प्राइमरी मेमोरी को हम फर्दर भी कुछ बुलाते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी का सेकंड नेम क्या होगा, अल्टरनेटिव नेम क्या होगा। देखो प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, मेन मेमोरी। इसी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी को भी हम फर्दर अल्टरनेटिव नेम इसका भी है, इसका नाम क्या होगा, अगर ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी, सेकेंड नेम इसका ऑक्सिलरी मेमोरी भी है, ऑक्सिलरी मेमोरी। और इसी को हम, अगर ये इंटरनल है तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल मेमोरी। ये इनके फर्दर नेम है। यानी कि अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई कि अगर प्राइमरी मेमोरी आ गया प्लस उसी का नाम क्या हमारे पास मेन मेमोरी आ गया, ये इंटरनल मेमोरी पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सा इंटरनल मेमोरी का एग्जांपल है, इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है, इनमें से कौन सा ऑक्सिलरी मेमोरी का एग्जांपल है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, इसी को हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, और ऐसे ही हम प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं। तो ये आपका यहां पे रहेगा। अब प्राइमरी मेमोरी को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप होते हैं प्राइमरी मेमोरी के, वन इज रैम, सेकेंड वन इज रोम। देखिए पहली कौन सी है हमारे पास, रैम। अब रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होती है रोम, इसको क्या बोलते हैं हम, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। यानी कि वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी, जिसमें कंटेंट आपका टेम्परेरी स्टोर होता है, यानी कि परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, टेम्परेरी मेमोरी। और ये क्या होती है हमारे पास, अगर ये वोलेटाइल है तो ये क्या बन जाएगी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि यहां पे कंटेंट जो आपके पास रहेगा वो क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा। उसके बाद में रैम में हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। और जैसा कि रोम की फुल फॉर्म बता रही है रीड ओनली मेमोरी, यहां पर केवल हम रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका रीड ऑपरेशन ओनली रहेगा। इसको हमने बोला वोलेटाइल यानी कि टेम्परेरी मेमोरी। जब
लाइट ऑफ होती है या फिर कुछ भी आप कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, लाइट ऑफ होती है, तो जो कंटेंट आपने अगर सेव नहीं किया होता वो कंटेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है। और यहाँ पर लाइट अगर ऑन है या ऑफ होती है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रीड कंटेंट आप कौन सा करेंगे, रीड ओनली मेमोरी कहा गया है, यानी कि रीड ओनली कहा गया तो राइट तो हम यहाँ कर ही नहीं सकते। यानी कि ऐसा कंटेंट जो पहले से फाइल में सेव होगा, कोई फाइल कंप्यूटर सिस्टम में पहले से सेव है, आपने केवल उस फाइल को ओपन किया और उसको रीड कर रहे हैं, तो इन केस अगर लाइट वहां से क्या होती है, चली भी जाती है, दोबारा से लाइट आती है, तो फाइल तो कंप्यूटर सिस्टम में किसी नाम से वैसे की वैसे सेव मिलने वाली है, आपको दोबारा से क्या करना है, उसको ओपन करना है और रीड कर लेना है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लाइट आए या जाए, कंटेंट आपका क्या रहेगा, सेव रहेगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं हम इसको, परमानेंट मेमोरी बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे कंटेंट क्या रहेगा आपका, बिल्कुल कंप्लीटली सेव रहेगा। ये होती है रैम एंड रोम। दोनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे आपको। फिर उसके बाद में रोम के फर्दर टाइप होते हैं, रैम के भी टाइप होते हैं लेकिन रोम के भी फर्दर टाइप होते हैं। एग्जाम्स में कई बार एग्जाम में रोम के टाइप आपसे पूछा गया, ओनली फुल फॉर्म पूछे गए हैं कि रोम के कौन कौन से टाइप होते हैं। एक होता है पी रोम, वन इज ईपी रोम, एक होती है ईईपी रोम। देखिए पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। यहां पे देखो पी रोम में एक और ई लगा दिया गया, इस ई का मतलब क्या है, इरेजेबल, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसको हम इरेज कर सकते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या रहेगी, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली बाकी सेम रहेगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए पी रोम जो हमारे पास है, पी रोम में क्या होता है, अगर आपने एक बार कंटेंट लिख दिया, यानी कि एक बार मेमोरी को अगर आपने प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद में आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, वो मेमोरी क्या हो जाती है, परमानेंटली सेव हो जाता है, उस कंटेंट को आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ ईपी रोम, आपको लगता है कि जो प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है इस ये प्रोग्राम फ्यूचर में किसी यूज का नहीं है, किसी काम का नहीं है, आप इसको दोबारा से क्या करना चाहते हैं, कोई नया प्रोग्राम उसमें राइट करना चाहते हैं, कोई दूसरा प्रोग्राम आप इसमें क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो अगर ऐसा पार्ट आपको करना है तो किसका यूज करेंगे आप, ईपी रोम का करेंगे। यानी कि इरेजेबल है ये, पहले वाले कंटेंट को आप यहां से रिमूव कर सकते हैं और नया कंटेंट आप इसमें स्टोर करवा सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनडायरेक्टली या फिर आप कह सकते हैं सीधा सा कि भाई यहां पे क्या होगा, हमारे पास इस मेमोरी को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं, और ये एक बार प्रोग्राम करने के बाद में उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो कौन सी होती है, पी रोम। और जिसमें प्रोग्राम होने के बाद में भी अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा प्रोग्राम उसमें सेव किया जाए या उसको स्टोर करवाया जाए तो आप किसका यूज करेंगे, ईपी रोम का करेंगे। यहाँ पे देखो ई एक और ऐड कर दिया गया, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लाइट की फॉर्म में कह सकते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी की रोम होती है, और यहाँ पे इरेजेबल इरेजिंग कंटेंट आपका क्या होगा, इरेज होगा, रिमूव कर सकते हैं आप इजिली, लेकिन किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में आप उसको फटाफट क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे लाइट की फॉर्म में आप कंटेंट को, यानी कि एक तरीके से बेस्ट क्वालिटी की जो रोम होगी आपके पास कौन सी होगी, ईईपी रोम होगी। तो ये हमने बेसिक पार्ट कंप्लीट किया कि यहाँ पे हमने क्या क्या स्टडी किया, भाई कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर में कौन कौन से हमारे पास डिवाइस होते हैं, उन सब डिवाइस के बारे में हमने स्टडी किया। कौन कौन से हमारे पास 4 डिवाइस होते हैं, तो 4 डिवाइस कौन कौन से थे हमारे पास, एक इनपुट डिवाइस था, एक हमारे पास आउटपुट डिवाइस था, एक हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइस है, और एक हमारे पास कौन सा डिवाइस है भाई, स्टोरेज डिवाइस है। चारों डिवाइस के बारे में हमने स्टडी किया, एएलयू सीपीयू के बारे में हमने स्टडी किया। तो ये हमारा एक बेसिक क्लास हमने आज से शुरुआत की है कंप्यूटर साइंस में। तो जहां अब आगे इन फ्यूचर में बहुत सारी क्लासेस आएंगी, बेसिक से हमने शुरू किया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। साथ साथ में हम इस क्लास के बाद में वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट एमसीक्यू क्लासेस एज वेल, यानी कि हम एमसीक्यू क्लासेस का बैच भी लेकर के आएंगे। जितने टॉपिक्स आपको ऑन स्क्रीन यहाँ करवाए जाएंगे, उसके बाद में उसके रिगार्डिंग टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं जो पेपर में इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन सब एमसीक्यूज को हम क्या करेंगे, एक फाइल में बना करके एमसीक्यू क्लासेस भी आपकी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे।
साथ साथ में जितने भी आपके प्रीवियस HSSC के एग्जाम्स हुए हैं उनमें जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम साथ में यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। उन फाइल्स एज ए PPT बना करके यहाँ पे हम आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चन जो पहले प्रीवियस एग्जाम्स में आए उनको भी यहाँ पे आपके सामने डिलीवर करने के ट्राई करेंगे। तो वो सारा पार्ट हम करेंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। आगे फर्दर जो क्लास होगी उसके लिए जो टाइमिंग रहेगा सर आपको बता देंगे और हम आगे फर्दर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस क्लास में आप सबके सभी ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।